हेलो फ्रेंड्स। तो हम पढ़े थे कुमाऊँ का चंद राजवंश, जिसमें हमने सोमचंद के विषय में पढ़ा था और थोहरचंद के विषय में पढ़ा था कि बद्रीदत्त पांडे जी और हमारे जो एटकिंसन महोदय जी हैं उनके अनुसार चंद वंश का जो संस्थापक था वो सोमचंद था। और उसके अलावा जो हमारे अन्य इतिहासकार थे उनके अकॉर्डिंग जो चंद्रवंश का संस्थापक था वो थोहरचंद था। लेकिन जब हमने पूर्णतः साक्ष्यों को देखा, जो हमारे प्राचीन बहुत ज़्यादा साक्ष्य तो हमारे पास नहीं मिलते हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत साक्ष्य हमें देखने के लिए मिले उनके अनुसार थोहरचंद की जो स्थिति है वो बिल्कुल गलत साबित होती है कि होने के लिए तो सोमचंद की भी तिथि उतनी सही हमें देखने के लिए नहीं मिलती है जैसी बताई गई है, लेकिन फिर भी थोहरचंद से सोमचंद की हमें थोड़ा सही लगती है। तो इसलिए सोमचंद को जो है चंद्रवंश का संस्थापक कहना उचित होगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे हमने ये मान लिया कि सोमचंद जो है चंद्रवंश का संस्थापक था। तो अब हम सोमचंद की तिथि, जो एग्जैक्ट तिथि हम मानेंगे, जो पेपर में आपकी जो तिथि आएगी, जहाँ पे आपको जिस तिथि पे आपको टिक करना है उस तिथि के विषय में पढ़ेंगे कि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि सोमचंद के कुमाऊँ आगमन की तिथि क्या थी, तो उसमें आप क्या तिथि वहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, वो हम देखेंगे। जो हमने पहले 700 ईस्वी पढ़ा था कि 8वीं शताब्दी के समय पे शायद सोमचंद यहाँ पूर्वांचल आया था, तो वो तिथि जो है गलत है पेपर के हिसाब से। ठीक है, विद्वानों के मत के हिसाब से तो बहुत सारी तिथि हैं, लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो उस हिसाब से जो तिथि में आपको टिक करना है वो हम आगे इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सोमचंद की तिथि। ठीक है, तो इलियट जी जो है, इलियट जी का कथन है कि जो कुमाऊँ के राजा थे वो अपने आप को कन्नौज के शासक चंद्रपाल, फूर या फिर भौर का वंशज बताते हैं। ठीक है, वो लोग क्या बताते हैं कि हम लोग कौन थे, चंद्रपाल, फूर या फिर भौर के वंशज थे। इस प्रकार चंद राजा चंद्रपाल के परिवार की ही कोई शाखा रही होगी, ऐसा इलियट जी मानते हैं। तो चंद्रपाल के विषय में अध्ययन से ज्ञात होता है, जो अगर हम चंद्रपाल के बारे में जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि जब महमूद गजनवी ने भारत में आक्रमण किया था। ठीक है, जब 12वां भारतीय आक्रमण जो था उसका किसका, महमूद गजनवी का, महमूद गजनवी ने आक्रमण करके यहाँ पे लूटपाट मचाई थी ना। तो महमूद गजनवी वैसे बहुत बार आया था वो यहाँ आक्रमण भारत की तरफ लूटपाट मचाने के लिए। तो जब महमूद गजनवी ने अपने आक्रमण, यानी कि कब किया था उन्होंने आक्रमण, महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में, तो उस टाइम पे कन्नौज में जो है कन्नौज का शासन चल रहा था। महमूद के कन्नौज पर आक्रमण और चंद्रपाल की पराजय। अब महमूद गजनवी ने क्या किया, 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया जहाँ पे चंद्रपाल शासन कर रहा था। तो चंद्रपाल की पराजय के परिणाम स्वरूप जो चंद्रपाल के वंशज थे उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ, कन्नौज से हटा दी, क्योंकि कन्नौज में किसका आक्रमण हो गया था, महमूद गजनवी का। 1018 ईस्वी की ये बात है। तो वहाँ पे जो है फिर पराजित होने के बाद जो चंद्रपाल के वंशज थे उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज से कहाँ परिवर्तित कर दी, बारी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आता है कि चंद्रपाल के वंशजों ने अपनी राजधानी महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद कहाँ शिफ्ट की, तो इसमें होगा कि कन्नौज से बारी परिवर्तित कर दी। और वे, लेकिन फिर भी वो है 1027 तक किसी न किसी कारणवश जो है कन्नौज उनका आना जाना लगा रहता था, जैसा कि त्रिलोचन पाल के 1027 के झूसी वाले लेख से हमें ज्ञात होता है। ठीक है, या अब यहाँ पर से आपका क्या क्वेश्चन बन जाता है कि जो त्रिलोचन पाल का 1027 का लेख मिला है वो कहाँ से मिला है, तो झूसी से। ठीक है, झूसी कहाँ है, झूसी जो है वो इलाहाबाद की तरफ, इलाहाबाद को पहले प्रयागराज कहते थे ना, तो उधर की तरफ जो एक छोटा सा एरिया है झूसी। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी त्रिलोचन पाल को, ठीक है, अब जो डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी हैं वो त्रिलोचन पाल को चंद्रपाल का ही वंशज मानते हैं, ऐसा भी कहा गया है। अब हम बात करें तो इलियट महोदय के कथन को स्वीकार कर लेने तथा उसको अन्य साक्ष्यों के प्रकाश में देखने पर सोमचंद के पूर्वांचल आगमन की तिथि हमें महमूद गजनवी के कन्नौज आक्रमण की तथा त्रिलोचन पाल के झूसी लेख
1027 के मध्य की प्रतीत होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हमें कैसी तिथि, अब हम अगर इन साक्ष्यों को देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि महमूद गजनवी का आक्रमण कब हुआ था। कब हुआ था महमूद गजनवी का आक्रमण कन्नौज में? 1018 में। तो जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ तभी तो वहाँ से चंदपाल लोग जो है पलायन करे थे ना। तो वही चीज़ है कि उस समय पे जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ तो ये जो कन्नौज निवासी थे ये सब लोग जो है इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी कन्नौज से बारी की तरफ को। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिकली जो, तो इस हिसाब से अगर हम चंद राजाओं का जो मूल स्थान है उसकी बात करें तो हमें सारे साक्ष्यों को देखते हुए जो है ये कहना गलत नहीं होगा कि चंद राजाओं का जो मूल स्थान था वो कहाँ था, झूसी में था। झूसी कहाँ है? इलाहाबाद में। ठीक है, प्रयागराज के पास में झूसी पड़ता है, तो वहाँ पे जो है इनका मूल स्थान माना जाता है। अब हम चंद राजाओं का मूल स्थान देखें तो डॉक्टर श्यामलाल का मत है कि अभी तक जितने भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन और लेख मिले हैं वो जो है प्रमाणित नहीं कर सकते, उनमें से कोई भी लेख ये प्रमाणित नहीं कर सका कि चंद राजा किस निश्चित तिथि में जो है वहाँ से इधर आए हुए थे हमारी तरफ को। तो विद्वानों में इस विषय को लेकर तीव्र मतभेद है क्योंकि सब विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं इस विषय में। अगर तिथि की बात करें तो हर एक विद्वान के अपने अलग अलग मत हैं, जैसे कि एटकिंसन, वॉल्टन, बद्रीदत्त पांडे जी, इन तीनों के हिसाब से जो है सोमचंद के आगमन की तिथि भिन्न भिन्न है और उनका मूल स्थान भिन्न भिन्न है। जैसे कि एटकिंसन जो है उनके अनुसार जो आदि प्रयाग के निकट झूसी स्थान था वही जो है चंदों का आदि स्थान या मूल स्थान रहा था। वॉल्टन की अगर बात करें तो इनकी धारणा केवल इस विश्वास पर आधारित है कि झूसी एक लंबी अवधि तक किसका गढ़ था, राजपूतों का गढ़ था। ठीक है, ये बोल रहे हैं वॉल्टन ने क्यों माना है कि वो झूसी से आया था सोमचंद, उन्होंने इसीलिए माना, उनके हिसाब से इसीलिए जो सोमचंद था वो झूसी से आया था क्योंकि उनकी धारणा के हिसाब से केवल इस विश्वास पर आधारित है कि झूसी जो है एक लंबी अवधि तक राजपूतों का गढ़ रहा है। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे यानी कि राजपूतों का गढ़ है, मतलब कि झूसी में अगर राजपूत लोग रहते होंगे और जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ तो ये राजपूत जो है पलायन कर गए और ये उत्तर की तरफ जाके हमारी उधर को आ गए। ठीक है, तो बद्रीदत्त पांडे जी की धारणा चंदों की वंशावली पर प्राप्त श्लोक पर आधारित है जिसमें चंदों की झूसी ग्राम समागत्य कहा गया है। ठीक है, अब हमने वॉल्टन का तो देख लिया और एटकिंसन जी का भी देख लिया कि इन लोगों ने क्यों कहा है कि चंद जो हैं झूसी से आए थे। तो एटकिंसन, वॉल्टन और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार जो चंदों का आदि स्थान था वो तो प्रयाग के निकट झूसी में था। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये लोग झूसी जो है मानते हैं। लेकिन अगर हम वहीं बद्रीदत्त पांडे की बात करें तो बद्रीदत्त पांडे जी की धारणा ये है कि चंदों की जो वंशावली है वो एक श्लोक पर आधारित है, यानी कि एक श्लोक होगा जो बद्रीदत्त पांडे जी को मिला होगा वो श्लोक। तो उसमें उन्होंने देखा कि बद्रीदत्त पांडे जी ने कि ठीक है, तो ये श्लोक पर आधारित है। तो बद्रीदत्त पांडे जी को एक श्लोक मिला जिसपे चंदों के बारे में दिया गया था कि उनकी जो मूल स्थान है वो कहाँ पर था। तो उस आधार पे ही जो है बद्रीदत्त पांडे जी बोलते हैं कि ये लोग झूसी ग्राम से आए थे। अब हम इलियट की बात करें तो इलियट जो है उन्होंने चंदों का आदि स्थान झांसी को लिखा है, लेकिन इसका जो है विरोध किया जाता है क्योंकि झांसी की स्थापना, ठीक है, वीर सिंह देव ने कब की थी झांसी की स्थापना? जब ऑलरेडी चंद लोग कुमाऊं में आ चुके थे। ठीक है, उसके बाद हुआ था वहाँ पे झांसी का स्थापना। उक्त विद्वानों की धारणाएं किसी ठोस ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित नहीं है, इसलिए इनकी परिमाणिकता विवादास्पद है। तो जैसा कि आपको देखने के लिए मिलता है कि जितनी भी अभी तक हमने बात की है इसकी कोई विद्वानों की अवधारणा नहीं है या किसी ठोस ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित ये नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो प्रामाणिकता है वो विवादास्पद है। अब हम जो फाइनली जो चीज़ हम मानेंगे कि उसकी तिथि क्या है तो वो भी कंफर्म है या नहीं है सही, वो भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो जो हमें इसमें जितने भी साक्ष्य से जैसा जैसा प्राप्त हुआ है वही चीज़ें जो है यहाँ पे कंफर्म करके बताई गई हैं।
तो प्रचलित किंवदंतियों से ज्ञात होता है कि जो चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद था वो कन्नौज के शासक का भाई था। ठीक है, ये हमने कल ही पढ़ लिया था कि जो कन्नौज का शासक था वो सोमचंद का भाई था। तो जो कि महमूद गजनवी के समकालीन कन्नौज और प्रयाग के शासक, ठीक है, तो जो महमूद गजनवी के समकालीन उस समय पे जो कन्नौज और प्रयाग का शासक चंद्रपाल फूर का वंशज था। ठीक है, जो महमूद गजनवी के समकालीन कन्नौज और प्रयाग के शासक चंद्रपाल फूर का ये वंशज था। चंद्रपाल फूर वंश के विषय में भी अनेक भ्रांतियाँ प्रचलित हैं। अगर अब हम बात करें चंद्रपाल फूर की, तो इस वंश के विषय में भी जो है बहुत सी जो है कहानियाँ प्रचलित हैं, जैसे कि फरिश्ता ने तारीख़ यामिनी में फूर को एक महान वीर पोरस का वंशज कहा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये लाइन आपको जो है लिख लेनी है कि तारीख़ यामिनी में फरिश्ता ने फूर को क्या कहा है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये नोट्स एक बन सकता है यहाँ पे कि तारीख़ यामिनी में फरिश्ता ने फूर को क्या कहा है, तो फूर को कहा है उसने वीर पोरस का वंशज। ठीक है, इलियट इस धारणा का खंडन करते हुए कहते हैं कि तत्कालीन राजपूतों में स्वयं को गौरवमय। अब अगर हम उस टाइम पे इलियट जी की बात सुने तो वो ये कहते हैं कि उस समय पे जो राजपूत होते थे वो बहुत बहादुर होते थे और वो जो है स्वयं को गौरवमय रूप में प्रदर्शित करने के लिए गौरवशाली पुरुषों के वंशज बताने की प्रक्रिया व्यापक रूप से फैली हुई थी। ठीक है, तो उस टाइम पे यही होता था कि जो राजपूत होते थे उनको अपने को बड़ा चढ़ा के बोलने की जो है एक आदत थी, जो कि अभी भी है कुछ लोगों में। तो डॉक्टर गांगुली ने उन्हें ब्राह्मण घोषित किया है, किंतु इसमें सर्वमान्य मत डॉक्टर त्रिपाठी का है, जिन्होंने फूर को प्रतिहार वंश का लिखा है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें डॉक्टर गांगुली जी की, तो उन्होंने जो है ब्राह्मण बोला है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, फूर को ब्राह्मण बोला है, लेकिन ये सर्वमान्य मत जो है डॉक्टर त्रिपाठी का है, जिन्होंने फूर को प्रतिहार वंश का लिखा है। अब कोई ये बोलते हैं, जैसे गांगुली जी बोलते हैं कि उन्हें ब्राह्मण घोषित कर दिया गया है, और वहीं अगर हम डॉक्टर त्रिपाठी की बात करें तो उन्होंने जो फूर थे चंद्रपाल फूर, उनको क्या बोला है कि ये प्रतिहार वंश के थे। ठीक है, प्रतिहार कौन होते हैं, ये राजस्थान की तरफ जो है जो गुज्जर आए थे उनको ही फूर कहा गया है। ठीक है, तो ये जो है ये त्रिपाठी जी के मत के अनुसार है। कविवर चंद्रवरदाई ने प्रतिहारों, चौहानों, पवारों और सोलंकियों को साथ रखा, जिन जातियों का जन्म आबू पर्वत के अग्निकुंड में माना गया है। ठीक है, अब हम अगर बात करें कविवर जो चंद्रवरदाई जी हैं, तो उन्होंने अपने साथ किस किस को रखा, प्रतिहारों को रखा, चौहानों को रखा, पवारों को रखा और सोलंकियों को रखा, जिनका जो जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, राजस्थान में सिरोही। ठीक है, तो आप अगर मैप में अपने देखेंगे तो राजस्थान में सिरोही जो ज़िला है उसके पास में जो आबू पर्वत पड़ता है, माउंट आबू, तो उस पर्वत के अग्निकुंड से जो है इन सब का किस किस का, प्रतिहार, चौहान और पवारों का, सोलंकियों का जन्म स्थान माना गया है। कहाँ पे माना गया है, प्रतिहार, चौहान और पवारों, सोलंकियों को कहाँ पर माना गया है, जो राजस्थान में सिरोही ज़िले के पास माउंट आबू है। ठीक है, वहाँ पर माना गया है। प्रतिहार जो है गुज्जरों की एक शाखा थी। ऐसा माना गया है कि जो प्रतिहार लोग थे ये गुज्जरों की, ये राजपूत नहीं थे, ये क्या थे, गुज्जरों की एक शाखा थी प्रतिहार। अभी भी आप देखते हैं प्रतिहार कास्ट, आपको पता होगी कि प्रतिहार कास्ट होती है, तो जो है उनको गुज्जरों की एक शाखा माना जाता था। और ऐसा कहा जाता था कि जब मध्य एशिया से हूणों ने भारत की तरफ को रुख किया, ठीक है, हूण जो है क्यों आए थे, भारत में लूटपाट मचाने आए थे, तो कहाँ से आए थे, वो मध्य एशिया की तरफ से आए थे। तो ऐसा बोला जाता है कि जब मध्य एशिया की तरफ से हूण भारत की तरफ आए तो वो जो है तो उनके साथ ही जो हूण आए थे उनके साथ ही प्रतिहार गुज्जरों के रूप में जो है इधर की तरफ को आए, भारत की तरफ को। अबू ज़ैद अल मसूदी भी जो है इसी मत के मानने वाले हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कैनारसी कौरव पंपा ने, तो जो कैनारसी कौरव हैं जिन्हें पंपा भी कहा जाता है, उन्होंने कन्नौज के नरेश महिपाल को गुर्जर राज कहा है। ठीक है, तो कन्नौज के जो नरेश महिपाल हैं उनको गुज्जर राज किसने कहा है, तो कैनारसी कौरव पंपा ने कहा है। इम्पॉर्टेंट है ये वाली लाइन भी, इसको भी आप लिख लीजिए कि
महिपाल को गुज्जर राज किसने कहा? तो कैनारसी कौर पंपा ने कहा। कन्नौज के विजयपाल देव के मांडलिक राजा मंथन देव के शिलालेख 959 ईस्वी में गुज्जर प्रतिहारांचय वाक्यांश इसी ओर हमें इंगित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गुज्जर राज उन्हें कहा गया है। कन्नौज के विजयपाल देव के जो मांडलिक राजा मंथन देव है उनका शिलालेख हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें क्या लिखा गया है, क्या वाक्य लिखा है? गुर्जर प्रतिहारांचय। ठीक है, इससे भी हमें पता चलता है कि जो प्रतिहार लोग थे वो लोग गुज्जर हुआ करते थे। अतएव उक्त विश्लेषण से यही सिद्ध होता है कि चंद राजा कन्नौज के शासकों के वंशज थे। ठीक है, अब हमने जितनी भी जानकारी हमें प्राप्त हुई है उससे हमें यही पता चलता है कि जो कन्नौज के शासकों के वंशज थे वो महमूद गजनवी के आक्रमणों के समय कहाँ चले गए थे? कुमाऊँ की तरफ चले गए थे। द्वाराहाट में गुज्जर देव का मंदिर। ठीक है, हमें द्वाराहाट में एक मंदिर मिलता है गुज्जर देव का, तो उससे ही हमें ये पता चलता है कि प्रतिहारों के वंशज जो है वहाँ पर रहे होंगे। ठीक है, तो डॉक्टर श्यामलाल के अनुसार कुमाऊँ के जो चंद्रवंशी राजपूत प्रयाग में गंगा के पास झूसी के निवासी थे। कुमाऊँ में इनका मूल पुरुष क्या था? सोमचंद था। ठीक है, तो श्यामलाल जी क्या कहते हैं कि जो चंद्रवंशी राजपूत प्रयाग में गंगा के पार झूसी के निवासी थे, उनका जो एक पुरुष था वो सोमचंद था, जो कि कुमाऊँ की तरफ आया था। ठीक है, तो सोमचंद के नाम के आगे जो चंद लगा है उसी के अनुसार जो इसके पीछे जो पीढ़ी आई उन्होंने अपने नामों के अंत में चंद लगाना शुरू किया। झूसी नाम का जो इलाहाबाद में स्थान है प्रयागराज में, तो उसमें फूलपुर से करीब 21-22 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में गंगा के बाएं तट पर जो है ये स्थित है। इतिहास में इसे चंद्रवंशी राजाओं का राजधानी प्रतिष्ठान भी कहा जाता है। किसे? जो झूसी वाला एरिया है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का, उसको जो है इतिहास में चंद्रवंशी राजाओं का राजधानी प्रतिष्ठान भी कहा जाता है। अब अगर हम देखें सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊँ में कत्यूरी नरेश जो ब्रह्मदेव था उसका आधिपत्य था। अब हमने जो कल जितनी भी स्टोरी सोमचंद के बारे में पढ़ी उसमें यही था कि जब कुमाऊँ में सोमचंद आया था तो उस टाइम पे वहाँ पे किसका शासन चल रहा था? कत्यूरी नरेश ब्रह्मदेव का। ठीक है, तो टनकपुर नेपाल के मध्य ब्रह्मदेव एक मंडी है। कहाँ पे है ब्रह्मदेव मंडी? टनकपुर नेपाल के पास में एक ब्रह्मदेव मंडी है, जो उस ब्रह्मदेव की ही जो राजा था कत्यूरी नरेश ब्रह्मदेव उसकी ही देन थी। सोमचंद में राजोचित योग्यता। ठीक है, अब जब क्या हुआ कि सोमचंद में जो है राजोचित योग्यता कि वो अच्छे से राज कर सकता है, उसका रूप रंग और उसका व्यक्तित्व देखकर जो कत्यूरी नरेश ने अपनी एकमात्र संतानी पुत्री, जो कत्यूरी नरेश उस टाइम कौन था? ब्रह्मदेव था, तो उसने अपनी एकमात्र पुत्री का विवाह जो है उनसे सोमचंद से कर दिया था। इस समय समूचे कुमाऊँ में राजनीतिक अव्यवस्था छाई हुई थी। ब्रह्मदेव के टाइम पे ना सब लोग छूट हो गई थी सबको और सब अपनी मनमर्जी का काम कर रहे थे। तो ये उथल पुथल देख के जो है सोमचंद ने इसका पूरा अवसर लिया। ठीक है, और वहाँ पे अपना पूरा एक साम्राज्य स्थापित किया सोमचंद ने। तो इससे हमें जितनी भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उससे हम ये मान सकते हैं कि चंद्रवंश की जो स्थापना है वो 1020 से 1025 ईस्वी के मध्य हुई होगी। ठीक है, तो सुविधा के लिए हम सोमचंद द्वारा चंद्रवंश की स्थापना का समय 1025 ईस्वी मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सुविधा का ध्यान सुविधा देखते हुए अगर हम ये देखें तो सोमचंद का जो चंद्रवंश की स्थापना का समय हमें मिलता है, मतलब कि अगर हम पूरे साक्ष्यों को देखें, जितने भी अभी तक हमें साक्ष्य हैं, जितने भी विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हुए हैं, मत ऐसे ही नहीं दिए विद्वानों ने, उन्होंने भी कुछ साक्ष्यों के आधार पर जो भी उन्हें मिले हैं ताम्रपत्र में या जो लिखित साक्ष्य उन्हें मिले हैं उसके आधार पर ही उन्होंने जो है जो ये डेट बताई है ये 1020 से 1025 के मध्य बताई है। ठीक है, तो सुविधा के लिए हम सोमचंद द्वारा चंद्रवंश की स्थापना का समय 1025 मान सकते हैं। यही समय कत्यूरियों के पतन का भी था। ठीक है, जो 1025 का समय था जहां सोमचंद चंद्रवंश की स्थापना कर रहा था 1025 के समय पे, वहीं पे कत्यूरी साम्राज्य का जो है पतन हो रहा था। जब उस वंश के राजकुमार कत्यूर छोड़कर मडकोट, अस्कोट, डोटी, लखनपुर, बैराट व मनीला सल्ट की ओर चल पड़े थे। ठीक है, तो ये 1025 के ही समय माना है जिस समय पे ये कहा जाता है कि कत्यूरियों का पतन हो चुका था और
जो है जो कतियूरों के जो वंशज थे, राजकुमार थे, वो कतियूर छोड़कर मरकोज, अस्कोट, डोटी, लखनपुर, बैराट और मानीला समेत की ओर चले गए थे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हम इसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, हमने अभी पूरी तिथि मान ली है। तो बेसिकली हमने जितने भी लोगों के मत देखे उसमें मेन जो निचोड़ कर आया है वो ये आया है कि जो सोमचंद की तिथि हम 20 से 1025 के बीच मान सकते हैं। ठीक है, कब से कब तक? 1020 से 1025 के बीच हम सोमचंद के आगमन की तिथि को मान सकते हैं। तो नेक्स्ट उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? सोमचंद से त्रिलोकचंद का जो चंद्रवंशी राजाओं का विवरण है। ठीक है, सोमचंद के बाद त्रिलोकचंद तक जितने भी राजा आए होंगे उन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।